दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सुभद्रा क्लासेस में। हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे 70.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके और 70.2 चल रही। तो 70.2 में लास्ट क्लास में हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अभी हम ये सेक्शन फार्मूले पर डिपेंड सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें तुम्हारे डिस्टेंस वाले फार्मूले हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कह रहा है कि ये बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में, जिस क्रम में ये दिए हुए हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि ये जो शीर्ष दिए गए, तुम्हें 4 शीर्ष दिए गए, ये चारों शीर्ष किसी न किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को बता रहा है क्वेश्चन में। उसने कह रखा है कि अगर इन चारों शीर्षों को इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं A B C D, इसी क्रम में अगर लिए जाएं तो ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये उसने कहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि x और y, जो ये y दिया गया और ये x दिया गया, इसके मान बताइए। अगर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम सीख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज कहते किसके हैं। तो समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक, दूसरी बात क्या होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर यहां से देखा जाए तो AB बराबर CD एंड AC बराबर BD, ये इसका मतलब ये हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, अगर O इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो AO बराबर होगा OD एंड CO बराबर होगा OB। जो इक्विलैटरल तुम्हारा होता है, जो तुम्हारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, यानी कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वो भी कैसे कैसे, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में बांटना। एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, दोनों भाग बराबर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसी। और एक बात, विकर्ण लंबाई में बराबर नहीं होते हैं, ठीक, यानी कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। समझो ये चीजें क्यों मैंने तुम्हें मेंशन की, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है तो हम कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, जिसके बारे में हमसे बातचीत की जा रही वो चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि समांतर चतुर्भुज की इतनी क्वालिटी होती है, अगर ये है तो वो समांतर चतुर्भुज है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें से ये चीज़ें तो मस्ट है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी समांतर चतुर्भुज में और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तो जैसे वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, तो उसमें ये दो तो सेटिस्फाई करती हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी हो, लेकिन ये दो सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि सभी में हो, वर्ग में ये होगा लेकिन आयत में या दूसरा अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें नहीं होगा। इतनी बात समझ में। तो इन दो को मान के चलो इसमें है, तो अब हमें वही चीज इन दो को ही यही दो शर्त लेकर के इसको सॉल्व करना है आकर के। तो देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अगर आमने सामने की भुजाएं तुम बराबर दिखाओगे, सपोज अगर तुमने ये कंडीशन लेकर इसमें अप्लाई की, तो अगर तुमने आमने सामने बराबर बजाय से इसको इसके बराबर दिखा दी तो ये हमें वैल्यू कितनी अननोन है, दो, एक ये x
और एक ये y। तो अगर समीकरण बनाओगे तो हमको दो चीजें दिखाई देंगी, इसको बराबर करो, फिर इसको बराबर करो, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन आंसर आता कि नहीं आता पता नहीं। अब ये चीज देखते हैं हम कि इस दूसरे में क्या कहा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, यानी कि AO बराबर OD होगा। ठीक, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें और जो देखो जो इधर से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे वही आएगा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या होता है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, चाहे किसी भी तरह से निकालो। तो O इसका मध्य बिंदु है, किसका, AD का, और O ही मध्य बिंदु किसका, BC का। तो हम AD के फॉर्म में BC की वैल्यू O की वैल्यू निकाल लें और दोबारा हम उसको इसके फॉर्म में बराबर कर दें, और जब बराबर करेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, चलो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये उसने हमसे कहा है, जिसके निर्देशांक A बराबर 1,2 है, B बराबर 4, y है, C बराबर x,6 तथा D बराबर 3,5। इसमें सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये लिखना है तुम्हें, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बिंदु O विकर्ण AD तथा BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर समद्विभाजित करना तो ये मध्य बिंदु होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक, अब मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा है, तो देखो माना O के निर्देशांक x, y है। ठीक, इसलिए x, y बराबर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक, ये क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, लास्ट वीडियो में बताया था तुमको हमने। ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, वैल्यू रख दो, रखो वैल्यू, किसी एक को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो हम इसको ले रहे हैं, AD को। ठीक, अगर AD को लेकर निकालोगे तो हो जाएगा x1 की वैल्यू है 1 प्लस, और x2 की वैल्यू है 6x, ठीक, बाई 2, y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 6, तो 6 ये हो गया। ठीक, यहाँ से जब निकालोगे तो हो जाएगा 1 प्लस x/2, और ये 6 2 8 और बचा 4। ठीक, ये x, y हो गया। कितनी बार समझ में आई? चलो यहाँ तक सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखो, जैसे हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकाले, अब हम इस अभी AD को लेकर निकाला था, अब निकाल लेते हैं किसको, BC को लेकर के। तो BC को लेकर निकालो, हाँ चलो, BC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, इसको निकालो तो ये भी x, y होगा, निर्देशांक तो वही रहेंगे,
चूंकि ए चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, ए तो कॉमन है ना दोनों में, तो यहाँ के जो ओ के जो निर्देशांक होंगे वो सेम होंगे। तो एक्स वाई बराबर निकालो, इसको निकाला तो 3 + 4/2 x1 + x2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब y1 + y2/2 तो 5 y/2 आया ये बात, इतनी समझ में आई। अब देखो 4 3 7/2 यहाँ से निकालो तो 5 + y/2 ये x, y हो गया। ठीक, अब देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट और यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। ठीक, अतः वन प्लस एक्स y2 बराबर 7/2 होगा। देखो x y के निर्देशांक क्या है, 1 + x/2, 4। यहाँ पर x y के निर्देशांक कितने हैं, 7/2 और 5 + y/2। तो देखो जो x y ये है वही x y ये है तुम्हारा, तो यहाँ पर x y की वैल्यू और यहाँ पर x y की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि पॉइंट वो एक ही है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं, हमने अलग अलग तरह से निकाला है। तो एक ही चीज के कोऑर्डिनेट तुम कितने भी मेथड से निकालो लेकिन वो इक्वल होंगे। तो हमने ऐसे भी निकाली ऐसे भी निकाले, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दो अननोन है, y और एक x, तो हमें दो चीजें एक साथ चाहिए होती। तो एक चीज यहाँ से एक चीज यहाँ से, अब हम बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से x करोगे तो ये 2 से 2 यानी कि 1 + x बराबर 7/2 और ये 2 इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 1 उधर जाएगा तुम्हारा, तो x बराबर क्या होगा 7 और -1, तो x बराबर 6 आ गया। ठीक, अब x के मान इक्वल करने पर ठीक, यहाँ पर y के मान इक्वल करने पर यानी कि बराबर करने पर। ठीक, अब y का मान बराबर तो वहाँ यहाँ y का मान कितना है 4, ये 4 हो गया तुम्हारा। यहाँ y का मान कितना है 5 + y/2, ये 2 इधर आएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + y हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो ये y बराबर होगा 8 - 5 यानी कि y बराबर हो जाएगा 3। तो आंसर में क्या लिखोगे, x बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई निश्चित में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं है, सही है। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, तो चीजें क्या थी, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आता कि आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता। ठीक, अभी इसमें क्या है कि अपन ने इतना लंबा किया है लिखने का, लेकिन इतना लंबा है नहीं, ये चीज तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे। जैसे ये रखा ना, यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, बाकी तो ये सब चीज छोड़ो, मेन ये है यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, मध्य बिंदु के निर्देशांक देख के पता चलता है कि 4 x को जोड़ के आधा कर दो, y को जोड़ के आधा कर दो, डायरेक्ट ये रख सकते हो। इसी तरह से ये वाली वैल्यू ली तो x को जोड़ के आधा किया, y यानी कि x1 x2 y1 y2 जोड़ के उनको आधा करके ये वैल्यू डायरेक्ट निकली। इसको और इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू जहाँ जितनी ये यहाँ थी उतनी यहाँ थी, दोनों x की वैल्यू हमने बराबर कर दिए तो x का मान आएगा। इसी तरह से y की वैल्यू जो ये यहाँ पर थी और y की वैल्यू जो ये यहाँ पर 4 है, इसको बराबर कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। ठीक, ये सारी चीजें वो है जो क्वेश्चन में दी जाती है। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा क्लास 10th में, हमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है। तुम्हारा जब एग्जाम होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर लिखेगा तो उसमें बाकायदे लिखा होगा इस चीज को कि विधिवत लगाएं, श्रेणीबद्ध, मतलब जो जैसा प्रोसेस होता है उसको क्रम से लगाएं। इसलिए ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी ही लिखनी, लिखना सीख लो। अगर अभी नहीं लिखना सीखोगे तो फिर नंबर तुम्हारे घटेंगे। आंसर बेशक तुम पूरा निकाल दो, लेकिन चूंकि तुमने सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ हल नहीं किया विधिवत, इसलिए एग्जामिनर तुम्हारे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो काट के तुमको 1 नंबर तब भी काट देगा। और अगर 7 क्वेश्चन सब में 4 3 3 आते हैं, उस हिसाब से जो लोग अगर 1 नंबर एक क्वेश्चन से कटेगा, बहुविकल्पी को छोड़ दो, इसके बाद भी 1 नंबर, अगर तुम्हारे 5 क्वेश्चन में 1 नंबर काट दी तो 5 नंबर होगा। और 5 नंबर वैल्यू बहुत मायने रखती है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे दोस्त के अगर 5 नंबर तुमसे ज्यादा तुम्हारे कम, लेकिन जब तुम कंपटीशन में जाओ, जैसे बीएड करोगे, कोई दूसरी चीजें करोगे जहाँ पर तुम दोनों के नंबर सेम आ रहे, तो वहाँ पर रैंकिंग ली जाती, मेरिट देखी जाती, तो वहाँ पर ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, अभी क्या तुम्हारा प्रोसेस है सीखने का,
अभी ना तो तुम्हें कोई कंपटीशन की तरह कुछ नहीं, तुम्हें हर चीज़ें सीखनी है, तुम्हें रटना नहीं है कोई चीज़ के लिए। अगर तुम सोचो नहीं मैं रटना है, रटना नहीं, चीज़ें अगर सीख के चलोगे सारी चीज़ें तो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर वही तुम रट के चलोगे तो वो चीज़ें, रटने वाली चीज़ें 2 घंटे बाद समाप्त हो जाती हैं, 5 बहुत ज़्यादा चली तो 10 घंटे या एक दिन मान लो, एक दिन के बाद तुम लड़खड़ाने लगोगे। और कई चीज़ें अगर तुमने एक साथ रटी, सपोज है तुमने 10 क्वेश्चन एक साथ लगे तो वो 10 क्वेश्चन मगअप कर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे में मिल जाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता था कि ये आंसर उसका था या वो ये आंसर उसका था, चीज़ें पता नहीं चलती। इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ना बहुत अच्छा होता है। और मैथ तो साइंस ऐसी चीज़ है कि इसमें हर चीज़ें समझ समझ के पढ़ी जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर। अब क्वेश्चन आता 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक, ए का निकालना। तो देखो उसने वृत्त की बात कर दी, तो बना लेते हैं वृत्त। ये वृत्त है, ठीक, ये तुम्हारा वृत्त रहा, ब्लैक से बना जिससे तुम्हें दिखे। ये देखो बढ़िया वृत्त बना। देखो ये वृत्त है, ठीक। उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि बिंदु ए बी के ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो सपोज अगर वृत्त का सेंटर ये है तो व्यास क्या होता है, ये अगर ये ए है और ये बी है, केंद्र इसका ये बीचों बीच मान लिया ओ है, ओ के निर्देशांक 2, -3, ठीक। और बी के निर्देशांक उसने दे रखा है 1, 4। ए के पूछा तो ए के हमने मान लिए ये ए है, ए के निर्देशांक मान लिए x, y, ये मैंने मान लिया है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई। उसने कहा कि देखो क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, जो उसके केंद्र से गुजरता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है, वो केंद्र से गुजरती है। दूसरी बात क्या होती है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो जीवा को आधे आधे मतलब बीच से काटता है, यानी कि ओ बी बराबर ओ ए, ठीक। वृत्त क्या होता है, इक्वल रेडियस। आप बोलोगे सर रेडियस तो एक ही होती है, इक्वल कैसे होती है? अरे भाई चाहे तुम यहाँ से ऐसे खींचो या यहाँ से ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, कई रेडियस तुम निकाल सकते हो ना, लेकिन सारी की सारी रेडियस लेंथ में इक्वल होती है। इसलिए मैंने लिख दिया कि इक्वल रेडियस है, यानी कि बराबर त्रिज्या होती है। दूसरी बात क्या होती है कि वृत्त का केंद्र जो होता है वो जीवा को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि केंद्र जो होता है वो जीवा को मध्य बिंदु से काटता है, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि जितना ओ ए होगा बराबर ओ बी। इतनी बात समझ। कितनी भी जीवाएं खींच लो, यहाँ से खींचो यहाँ से खींचो, अगर केंद्र से मिलाती लाइन डालोगे तो हमेशा दो भागों में काटेगी जाकर के बराबर बराबर। तो ये चीज अब देखो हमें मेन चीज ये यहाँ से मिल गई, उसने कहा ना जीवा, तो मेन चीज ये। अब हमें बस यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, यानी कि हमको ये निकालना है और ये निकालना, दोनों को बराबर कर देना है। चाहे ऐसे निकालो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी वो बराबर कर दो, या ये अगर मध्य बिंदु है तो हम इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और इसके बराबर कर देंगे। इसको कई तरह से तुम लगा सकते हो, चाहो तो दूरी के एग्जाम में तुम अगर गए तो जरूरी नहीं कि मध्य बिंदु के सूत्र से ही निकालो, जो तुम्हारे दिमाग में उतने टाइम क्लिक कर जाए वो फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। तो देखो दूरी से कैसे निकालोगे, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाए तो तुम ओ बी निकाल सकते हो, अंडर रूट
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करके, ठीक। ओ भी निकाल ली, उसके बाद तुमने ए ओ निकाली, वहां से निकाल सकते हो, लेकिन वहां से तुम्हें कन्फ्यूजन, दो वैल्यू है, दिक्कत देगी, नहीं आएगी। हाँ, दो वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट होते तो आ जाते। अब यहाँ पर देखो उसमें, इससे तुम्हें दिक्कत देगा। हम निकालते हैं मध्य बिंदु के फॉर्मूले से, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से निकालोगे तो देखो समझो यहाँ पर माना ओ वृत्त का व्यास है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है जिसके निर्देशांक 2,3 है। ओ वृत्त का व्यास है जिसके निर्देशांक 2,3 है, ये तुमको दिया है, अपने मन से नहीं लिखा है, ठीक। माना, क्या माना, जो अपनी तरफ से लिखते, माना ए के निर्देशांक x, y है, x, y है, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं वृत्त का केंद्र जीवा ए बी को दो बराबर भागों में काटेगा, ठीक है। अतः बिंदु ओ, ठीक है, अतः बिंदु ओ जीवा ए बी का, जीवा उसने कहा ना, वृत्त का व्यास है या जीवा, बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। जहां जहां जीवा लिखा वहां तुम व्यास लिख लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इसमें व्यास कहा गया, बात है कि सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, ठीक है। चलो, ये चीज समझ में, मध्य बिंदु होगा, इसलिए 2,3 मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ठीक। ये होता नहीं होता, ये मध्य बिंदु का, ठीक, ये मध्य बिंदु का सूत्र। अब वैल्यू रखो, x1 y1 x2 y2 और ये x y है, इतनी बात समझ में, ये है x1 y1, क्योंकि मध्य बिंदु जो होता है ना, मध्य बिंदु ये होता है x, y, ये मध्य बिंदु है, और इसका यूज करके हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। तो जो किनारे वाले बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु बीच में होगा, और जो किनारे के बिंदु होते हैं उसमें एक x1 होता है, दूसरा y1 होता है। तो अगर इसको मान लें x1, y1, तो ये होगा x2, y2, और ये होगा x, y। बात समझ में, ये तुम्हें एग्जाम में यहाँ पर शो नहीं करना, यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ डायरेक्ट देखो 2,3, 2,-3, ये वैल्यू यहाँ रख दे, बराबर x1 की वैल्यू कितनी है x, और x2 की वैल्यू कितनी है 1, y2 रख दिया, y1 की वैल्यू कितनी है y, ये देखो, और y2 की वैल्यू कितनी है 4/2, ये फार्मूला वाला है। अब देखो ये x की वैल्यू इसके बराबर है, नाउ यानी अब x प्लस 1/2 बराबर 2, और y प्लस 4/2 बराबर -3, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू, तो x प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे y प्लस 4/2 की वैल्यू कितनी -3। ये बात समझ में आई तुमको। चलो यहाँ से निकालो, तो x प्लस 1 बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4 - 1 बराबर 3, तो x की वैल्यू तो आ गई है। अब y की वैल्यू देखो, तो y बराबर हो जाएगा y प्लस 4, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 6, यानी कि -6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा जा करके ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे,
और y बराबर -6 और -4, ये जब इधर जाएगा तो y बराबर हो गया -10। ठीक, आंसर तुम्हारा क्या हो गया, x बराबर 3 तथा y बराबर -10 अभीष्ट मान। ठीक, ये चीज है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मेरे वीडियो कंपेयर कर करोगे दूसरे जो टीचर जो दूसरे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, हो सकता है उनसे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा रहता हो। उसका रीजन क्या है कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ जहाँ मुझे लगता है कि तुमको डाउट होगा, या जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तुम्हें बतानी चाहिए या आगे चल इसमें डाउट हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ। इसलिए हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं दूसरे की अपेक्षा, लेकिन चीज़ें सारी की सारी क्लियर होगी। 3/7 AB और P रेखाखंड AP पर स्थित है। उसने क्या कहा कि अगर AB कोई रेखाखंड है, सपोज दैट ये मान लिया ये AB है, हमने मान लिया कि ये AB है, ये है B जिसके निर्देशांक तुम्हें दिए गए 2, -4, और ये है A जिसके निर्देशांक है -2, -2। ठीक, और P यहाँ कहीं पे, सपोज दैट P यहाँ कहीं पर स्थित है, AP ये मान लो यहाँ पर कहीं P है, ये P, इसके निर्देशांक तुमसे पूछे तो हमने मान लिया x, y। दूसरी बात उसने क्या कही है कि टोटल अगर 7 है, ये यहाँ तक अगर 7 इकाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो AB बराबर 3 होगी, तो ये AP होगी, ये 3 होगी और ये 4 होगी। ठीक, चलो 1 मिनट और समझो पहले कि AP 3 ये 4 हो गया, समझ लो। उसने क्या कहा है कि यदि AB कोई रेखाखंड है जिसके ये कोऑर्डिनेट है और बिंदु P इस AB रेखाखंड पर कहीं स्थित है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करो जो AP बराबर 3/7 B। 3/7 B का मतलब क्या, चलो समझ लेते हैं, चीजें क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं। ये हमने माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है। ठीक, दूसरी AP बराबर हमें दिया गया AP बराबर 3/7 AB, इसको हम लिख सकते AP अपॉन AB बराबर 3/7, या AP अनुपात AB बराबर 3/7। ठीक, ये लिख सकते हैं, या इसको और क्या लिख सकते हैं, AP अनुपात PB बराबर 3/4। अब समझो इस चीज को, यहाँ पर देखो यहाँ AP लिखा है और यहाँ AB लिखा है, तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को इधर लाए, ये चीज लिखी थी इसको इधर लाए, तो हमने AP और BP में रेशियो निकाली। देखो AB क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, पूरी जो है ये AB है और AP सिर्फ कितनी है, इतनी। अब उसने AP के सामने कितना रखा, 3, AP ऊपर है, यहाँ 3 ऊपर, AB नीचे तो यहाँ 7 नीचे, तो AP बराबर 3, तो ये AP की वैल्यू हो गई 3। ठीक, चलो ये हो गई AP, ये AP है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट है। ठीक, अब इसको हम रखते हैं 4 यूनिट। कैसे 4 यूनिट आई वो भी चीजें समझाते हैं तुमको, चीजें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए। ये देखो AP बराबर 3, तो 3 ले ली। अब AB पूरी है 7, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी 7 है, और 7 में से 3 चलेगी तो बची कितनी, 4, तो ये 4 कौन सी होगी, PB। देखो एक बात ये समझो, उसने क्या कहा है कि AP बराबर 3/7 AB, यानी कि AP है वो AB के 3/7 गुना है, तो हमने AB को इधर रखा, इसने घुमा के कहा, हमने अपना सीधा कर लिया, तो यहाँ से AB लाया तो यहाँ इंटू में अपॉन में होगा 3/7, यानी AP के सामने 3 रखा और AB के सामने 7 रखा, तो ये हो गया रेशियो AP अपॉन AB का 3:7। लेकिन हमने क्या किया, हमने AP और हमने क्या
अपन ने जब अंताखंड रूप यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसमें m1 m2 कौन लेते हैं, बिंदु P से इधर की रेशियो और बिंदु P से इधर का रेशियो, तो हमने उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया m1 और m2 के फॉर्म में। तो AP बराबर 3 और टोटल 7 है, उस 7 में से 3 गई तो बची 4 यानी कि PB बराबर 4 हो गई। अब देखो ये हो गई तुम्हारी m1 और ये हो गया m2, ठीक। अब हम P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो देखो A के निर्देशांक तुम्हें कितने दिए गए हैं, -2, -2, यानी कि सॉरी x1 बराबर -2 और y1 बराबर -2। B के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 2, -4 ये, तो x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4, ठीक है। और AP अनुपात PB ये दिया गया तुम्हें 3/4, यानी कि m1 बराबर 3 और m2 बराबर 4, ठीक। अब हमने माना था क्या, बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, ठीक। तो ये चीजें मान लें। अब हम चीजें वही यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखो P के निर्देशांक x, y बराबर हो जाएगा हमारा क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, इसके माध्यम से ना। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बताया क्यों, क्योंकि अभी तक तुमको एक दोनों का अनुपात डायरेक्ट देता था, लेकिन यहाँ पर उसने घुमा के दे दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये बताना जरूरी है। अब देखो m1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, चलो m2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 है, तो गुणा -2 बटे 3 + 4, चलो कॉमा m1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू -4 है। इसी तरह से m2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है तुम्हारी -4 और बटे 3। एक बार फिर देख लेते हैं, m1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, सॉरी x2 की वैल्यू -2 नहीं, यहाँ 2, x2 की वैल्यू 2 है। जैसे m2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू तुम्हारी -2, वो मैंने रख लिया यहाँ पर। इसी तरह से m1 3 है और y2 -4 है और ये 4 है और y1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -2 है। चलो अभी गलत हो जाता, ठीक है, y1 ये है -2 ये, चलो सॉल्व करो इसको। तो ये 6 हो गया और ये -8 हो गया और अपॉन में 7 हो गया, ठीक, कॉमा ये 12 हो गया माइनस का और ये -8 हो गया अपॉन में 7 हो गया, सही है ना। y2 की वैल्यू माइनस में ना, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस है, तो 4 2 सही है। अब ये देखो ये -2/7, ठीक, ये 12 और 20/7, कैसा माइनस का, ये इसके निर्देशांक आ गए P के निर्देशांक, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये 20 है। ठीक, एक बार फिर देख लो, ये चीजें हैं ऐसे रखी, ऐसे आंसर निकला। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आपका खाली पड़ा है, कमेंट कीजिए भर भर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 10 देखो, 2 क्वेश्चन नंबर और तुम्हारे बचे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं है, जैसे कि 3 भागों में काटा था वैसे उसमें 4 भागों में काटने के लिए कह रहा है, ठीक। NCERT की बुक है ये, उसमें 4 भागों के लिए काटने के लिए कह रहा है। तो जैसे 3 वाले लगाए वैसे 4 वाला हो जाएगा, 1 पॉइंट और हो जाएगा। उसमें 2 पॉइंट निकालते थे, इसमें हम लोग 3 पॉइंट निकाल लेंगे, बस इतना फर्क है। उसको लगाना अगर नहीं आता तो कमेंट करना, तो बता देंगे, ठीक।
वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा कि तुम लोगों को आएगा नहीं, ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है इसलिए तुमको बता दे रहे हैं। देखो इसमें उसने कहा क्या कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, यानी कि ए बी सी और डी। तो हमने एक मान लिया कि समचतुर्भुज है ये, ठीक, एक समचतुर्भुज ले लिया। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं उसकी बराबर है, ठीक, ये है समचतुर्भुज, ठीक है। तो अगर हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, ए बी सी डी, तो ए के कोऑर्डिनेट हो 3, ये होगा 4,5, सी का होगा -1,4 और इसके हो गए -2 और -1, ये हो गए, ठीक। अब इसके डायगोनल खींच लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक। चलो हमसे उसने पूछा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो हमें पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यहाँ d1 एंड d2 क्या है, विकर्ण, ठीक, यानी कि डायगोनल्स, ठीक है। ये इसके डायगोनल है। डायगोनल कौन कौन से, ए सी एंड बी डी, ये इसके डायगोनल है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होता है उनके डायगोनलों का गुणनफल, यानी गुणनफल निकालो उसका आधा कर लो तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोगों के सामने समस्या ये है कि हम इसका डायगोनल निकालें पहले, ए सी और बी डी। तो डायगोनल निकालने की देखो, जब हमें पॉइंट चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो हम अभी तक सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगाते थे, लेकिन अब जब हमें कोई डिस्टेंस चाहिए पूरी कि 2 4, इसमें क्या सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि एक्स वाई के फॉर्म में निकलता है, और इसमें क्या होगा पूरी दूरी निकलेगी 2 4 6 8 15 20 25 इस तरह की निकलेगी। तो हमें दूरी चाहिए, क्योंकि उसने d1 d2 कहा विकर्ण का गुणनफल, तो विकर्ण की क्या होता है कोऑर्डिनेट नहीं, सीधे दूरी चाहिए ये। तो आप सीधा फॉर्मूला है कि ए सी निकाल लो और बी डी निकाल लो। तो ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी और इन बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधे। चलो वीडियो देख लिया, ना तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ना वीडियो को लाइक शेयर किया, इतना तो कर दो भाई, कोई बात नहीं। चलो पसंद आए तो करो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक। चलो निकाल लेते हैं, जहाँ ए सी एंड बी डी समचतुर्भुज के विकर्ण है, ठीक, विकर्ण है। चलो इसलिए ए डी बराबर नहीं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √ बीच की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 करो, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करके क्या होते हो, 3 माइनस और -1 ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक, प्लस 0 -4 इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये कितना हुआ
ये कितना हो जाएगा 3 और ये इसके ऊपर 4, तो 4 चौको 16 प्लस 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट का 32। चलो AC निकल आया तुम्हारा। इसी प्रकार अगर निकालें BD, तो BD बराबर होगा अंडर रूट, देखो BD x1 x2, तो ये हमारा हो गया 4 और माइनस ये और माइनस फॉर्मूला प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये यानी 5 प्लस 1 स्क्वायर। अब बोलो ये प्लस क्यों हो गया भाई, 5 और माइनस ये फार्मूले वाला जो होता है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट प्लस रख दिया। ये हो गया 4 2 6 यानी कि 36, और ये हो गया 5 1 6 यानी कि 36, 72। ठीक, 6 6 बार 3 6 7। अब ये चीज़ आ गई। अब देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 1/2 AC इंटू BD रखो, 1/2 रख दिया, अंडर रूट 32 गुणा अंडर रूट 72। अब गुणा करो, 32 और 72 का गुणा करो, अच्छा ऐसे कर सकते हो, देखो इसको और ऐसे निकालना, 32 को लिख सकते हो तुम 16 गुणा 2 गुणा, इसको लिख सकते हो 9 और 9 8 72। क्यों 9 के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, चूंकि रूट रखा तो हमारा वर्गमूल ये रखा, तो वर्ग वाली ऐसा करते जिनका जिनका वर्ग निकला इस फॉर्म में करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 9 और 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2, 9 8 72 है, तो 8 को ऐसे लिख लिए। तो देखो ये 1/2 आया, 16 का 4 निकला, अंडर रूट 2 हो गया, गुणा इसका 3 निकलेगा और इसका 2 निकलेगा, तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि देखो ऐसे, इसका 3 त्रिका 9 यानी कि 3 और इसका 4 यानी कि 2 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बचा 2। ठीक, तो 1/2 4 गुणा 3 गुणा 2 और ये बचा गुणा √2 और √2 गुणा में। ठीक, तो 1/2 इसको जोड़ो तो 4 3 12, 12 दूनी 24 हुआ, और गुणा ये 2 दूनी 4 यानी कि 4 रूट के अंदर 4 जाएगा तो फिर 2 बचेगा। अब देखो ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमारा बचा कितना 24, मात्रा की इकाई कुछ भी लिख लो, यही आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 9 है, ये चीज है देखो, अब देखो होता क्या है कि 32 और 72 का गुणा करते तो एक लंबी संख्या आती तुम्हारी कोई, ठीक है, एक लंबी संख्या ऐसे आती, फिर उसका तुम वर्गमूल निकालते। तो हमने क्या किया, अपन ने यहाँ शुरू में क्या किया कि 32 को तोड़ लिया छोटे छोटे भागों में, ठीक है, और 72 को तोड़ लिया, तो 32 यानी 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर होता है यानी 4। इसी तरह से ये हुआ, तो इसको 9 और 8, तो 8 को हमने 2 और 4 में बदल लिया, तो ये 9 यानी 3 और 4 का ये 2 बार है, ये अंदर 2 रहा, अब ये 2 और ये 2 मिलके फिर एक 2 बन के कंप्लीट 4 हो गया ना, रूट के अंदर 4 यानी 2 में गुणा कर लिया, 2 से भाग दे दिया, 24 मात्रा में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ तुमको। ठीक, तो ये रहा, उसने कहा बिंदु है ए और बी, एक ये बिंदु मान लो, ये बी है और ये ए, इसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारे -2, 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। ठीक है, 1 2 3, इसको मान लेंगे P Q R। ठीक, समझो।
-2 2 2 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एनसीईआरटी का 7.2। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक 2, 2, -2, 2 और 2, 8 है। यानी कि एक ए बी कोई रेखाखंड है जिसके ये निर्देशांक दिए गए। ठीक, इसको उसने कहा कि 4 भागों में सम मतलब बराबर इक्वल 4 भागों में डिवाइड करना। तो 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ तो एक ये हो गया, ये भी बराबर, यानी कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, ये उसने कहा है। तो जब बराबर बराबर है तो एक यूनिट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इनके बीच में रेशियो कितना हो गया 1:1:1:1, यानी कि सब में रेशियो बराबर बराबर है। ठीक, एक एक का है, जब बराबर रेशियो तो 1:1 का मतलब कुछ जो भी हो एक एक ही है, ये सब इक्वल है। तो जब अब इक्वल है तो इसके अगर कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने हैं, इसके देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो 2 यहाँ से क्यू से ले तुम इसको पॉइंट मानो तो यहाँ से इतना 2 हो गया और इतना ये 2 हो गया, यहाँ से और यहाँ से 2 हो गया ना, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यानी क्यू क्या, ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, ए बी का मध्य बिंदु। अब तो इसके मध्य बिंदु के फॉर्मूला लगाना यहाँ पर आ जाए तो मध्य बिंदु देखो हम डायरेक्ट लिख दें, इसका मध्य बिंदु है ना क्यू, ए बी का मध्य बिंदु है, ऐसे पी ई ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक, ऐसे आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। उसने पूछा क्या हमसे, बिंदुओं के निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु, तो हमें सबसे पहले किसके निकाल सकते हैं कि जो पूरी लाइन का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, यानी पी अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पी किसका ए क्यू का, तो ए क्यू निकालने की ए की तो मालूम लेकिन क्यू के निर्देशांक नहीं मालूम, तो पहले क्यू के निकाल लें फिर हम पी और आर के निकाल लें। तो इसके निर्देशांक निकालो, मध्य बिंदु तो क्या होगा -2 + 2 और बटे 2, यानी कि ये आएगा 0, आएगा नहीं आएगा -2। हम क्या करते हैं x1 + x2/2 ये तो करते हैं, और y1 + y2/2 ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक यही तो होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो रखो x1 कितना -2 और x2 कितना 2, तो -2 और 2 और बटे 2 यानी कि -2 और +2 0 हो जाएगा। इसे ये इसको जो 2 और 8 10 और 10 कॉमा 10/2 5 हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, ये मिल गया, हम इसके निकाल सकते हैं। तो ये इसके मध्य बिंदु, तो ये x1 y1 ए क्यू का निकालना ना, पी किसका, इसका ए क्यू का मध्य बिंदु क्या पी, तो अब इनको निकलेगा मध्य बिंदु निकाल, तो -2 और ये 0 है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि -2, 0/2 करोगे ना तो -2/2 यानी कि -1। तो इसके निर्देशांक कितने हैं -1, -2 ये 2 है और ये 5 है, तो 5 और 2 7 यानी कि 7/2 इसके निर्देशांक पी के आगे। क्यू के आर के देखो, अब इसका मध्य बिंदु आर है ना, क्यू और बी का, तो इन दोनों को लेकर आर मध्य बिंदु निकालो, तो 0 + 2 2 यानी कि 1। ठीक, ये प्लस ये यानी कि 0 + 2/2 तो 1 आएगा ना, 2/2 5 और ये 8 5 13 और 2 यानी कि 13/2 ये हो गए। ठीक, तो आ गया ना ए पी क्यू आर, इनके सबके निर्देशांक आ गए ना, बराबर 4 भागों में हो भी के देखो, एक भाग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, तो ये तुम्हारे 10 के 10 सवाल खत्म हो गए। कुछ इसके आगे बता दिए थे और कुछ ये बता दिए हमने। ये तुम्हारे सारे के सारे 10 के 10 ये 9 नंबर क्वेश्चन था ना, 9 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है एनसीईआरटी 9 नंबर उसने कहा था कि ए बी कोई रेखा है जिसका ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये है, तो इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए, यानी बराबर 4 भागों। तो हमने बराबर 4 भागों मार दिए, तो पी क्यू आर मान लिए, बराबर दूरी है
तो ये जो क्यू है वो पूरा ए बी का मध्य बिंदु है, तो हमने इसका मध्य बिंदु निकाला, जो वैल्यू आए वो क्यू की हो गई। अब पी जो है ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो हमने पी के इन दोनों के लिए मध्य बिंदु निकाला, तो इसकी वैल्यू आ गई। आर इसका मध्य बिंदु क्यू बी का, तो इन दोनों के लेकर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, जो आए वो आर के हो गए। और ये तुम्हारा फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देखो ये कितने आसानी से लग गया, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जब लिखते सारी चीजें विधिवत लिखी जाती तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लगता है, लेकिन होता नहीं बड़ा है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये तुम्हारे 7.2 फिनिश। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्वेरी तुम्हारी बताई जाएगी। और